जब जब कहीं भी जुल्म और अत्याचार बढ़ता है, हर इंसान के सामने एक सवाल उठता है। कोने में खड़े होकर जुल्म को होते देखना है या आवाज उठानी है। ये कहानी है एक ऐसे वक्त की जब पूरा ब्रिटिश राज हर उठी आवाज को दबाने पर तुला हुआ था, क्योंकि जब आवाज उठती है तो छिपे हुए जुर्म सामने आ जाते हैं और अंग्रेज जलियांवाला बाग के नरसंहार को छुपाकर रखना चाहते थे। लेकिन फिर आए हिंदुस्तान के एक केसरी, जिन्होंने जिम्मेदारी ली इस जुल्म का पर्दाफाश करने की। सी शंकरन नायर इसी बहादुर हिंदुस्तानी की कहानी है केसरी चैप्टर 2। वेलकम टू स्टार गोल्ड राउंड टेबल। और आज हमारे साथ है वो टीम जिसने इस कहानी को बड़े पर्दे पर उतारा है। मेरा पहला सवाल करण आपसे है, दिस पर्टिकुलर स्टोरी, इसमें वो क्या खास बात थी that motivated you to tell the story? Karan, what motivated me was a book. इसका नाम था Case That Shook the Empire। और इस किताब में मुझे दो शॉकिंग चीजें पता चली। एक कि जलियांवाला बाग मैसेकर, जैसे आपने कहा, हम सब जानते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि वो एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी टू किल। और मुझे उस किताब से पता चला एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, शंकरन नायर, जो ब्रिटिश सिस्टम में एक हिंदुस्तानी वकील थे, जिन्होंने एक केस लड़ा, अपना सब कुछ दांव पे लगाया ताकि दुनिया को जलियांवाला बाग का सच पता चले। That was the biggest motivating factor to make the film। और ये आपकी पहली फीचर थी जी। ये you've kept everyone on the edge of the seat और बहुत ड्रामेटिकली आपने ये कहानी बताई है, and that's what made it such a glorious cinematic experience, so congratulations। Thank you so much। Thank you। अक्सर जब हम बात करते हैं जलियांवाला बाग की, ज्यादा लोग सी शंकरन नायर के बारे में नहीं जानते, सर सी शंकरन नायर के बारे में नहीं जानते। क्या आप उनके बारे में जानते थे? शून्य, बिल्कुल नहीं। और क्या आप जानते थे कि मोस्ट बैटल्स आर फॉट ऑन बैटलफील्ड्स बट दिस वाज अ बैटल फॉट इन अ कोर्ट रूम? आप क्या इस कोर्ट केस के बारे में कुछ जानते थे? बिल्कुल नहीं। करण, जलियांवाला बाग से मेरे फादर के साइड से बहुत बड़ा नाता है, क्योंकि मेरे फादर बिल्कुल जलियांवाला बाग के एकदम सामने रहते थे। यहाँ तक कि जब हम गए थे तो मैंने इनको बताया भी था कि इस गली के अंदर मेरे फादर रहते थे। हमें भी वहीं तक सीमित थी जो बात हमें इतिहास की किताबों में, हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाई जाती है जी। और हिस्ट्री की बुक्स में सिर्फ वहीं तक लिखा हुआ है, जनरल डायर आके इन्होंने गोली चलाई थी और एक लाइन बोली थी कि आई जस्ट स्टॉप शूटिंग बिकॉज आई रन आउट ऑफ बुलेट्स। सो दैट्स द ओनली थिंग व्हिच हैज बीन टोल्ड, एंड आफ्टर दैट उस पन्ने को बंद किया जाता है, फिर हम किसी और इतिहास में चले जाते हैं। ऑन माधवन, आपका जो किरदार है वो ब्रिटिश राज की तरफ से आता है, एंड ही इज प्रूविंग टू द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि ये हत्याकांड नहीं था, ये एक्चुअली सेल्फ डिफेंस एक्ट थी। तो आपका एक कोई मॉरल डायलेमा होता है एज एन एक्टर, और डू यू अप्रोच इट जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू जूस दिस कैरेक्टर टू इट्स बेस्ट एंड इट्स फुलेस्ट? मुझे एक साउथ इंडियन होने के बावजूद मुझे शंकरन नायर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। वो मुझे एक्साइट कर गया। पर ये मॉरल डायलेमा वाली बात तब आई जब मुझे पता चला कि मैं एक ऐसा किरदार प्ले कर रहा हूँ जो अगेंस्ट शंकरन नायर जा रहा है, रिप्रेजेंटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। मेरे पास कई बार ऐसे मौके आए हैं जहाँ एक नेगेटिव लीड मैं कर रहा हूँ। उसमें ना कभी मजा भी आ जाता है, उसमें जिम्मेदारी नहीं होती है। मेरे लिए ना खुल के नेगेटिव कैरेक्टर करने में मजा भी आता है। मैंने किया भी है युवा में जैसे वगैरह, और हाल ही में कुछ फिल्मों में। पर जब ये किरदार की बात आई ना तो मुझे लगा कि ये एक जिम्मेदारी वाली एंटेगनिस्ट वाला रोल है, क्योंकि मैं देश के खिलाफ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक निजी दुश्मनी है इनके किरदार के साथ। पर इसके बावजूद एक कहानी हमें कहनी है जो पूरे देश को पता नहीं था। अगर आज भी आप रोड पे चलते हुए किसी इंसान से पूछ लोगे कि उधम सिंह ने किसको मारा, तो वो कहेंगे ओडवायर को मारा है, क्योंकि यही हमारे इतिहास में एक धुंधला सा एक कहानी बन के रह गया। मॉरल डायलेमा सिर्फ ये था कि इस आदमी को कितना क्रूड बनाए ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमारे दुश्मन सिर्फ बाहर से नहीं थे, अंदर से भी थे। हमारे दुश्मन हमारे साथ रह रहे थे। जो हमारी निजी जो इंटरेस्ट है, जो हमारी सेल्फिशनेस है या ग्रीड है, उसकी वजह से हम देश को दांव पे लगा देते थे, जिसकी वजह से शायद हम इतने बार बिके हैं पहले। करण, अनन्या पांडे की बात करें, अगर हम एक्टर्स की बात कर ही रहे हैं, तो अनन्या पांडे के लिए बहुत अलग रोल था, एंड आई थिंक एक चैलेंज भी रहा होगा टू डिसाइड टू कास्ट, फिर उस रोल को उसके लिए निभाना भी मुश्किल रहा होगा, क्योंकि एक ऑथेंटिसिटी की सख्त ज़रूरत होती है। वो एक सरदारनी थी, दिलरीत कौर, और तब तक अनन्या ने ऐसा कोई रोल नहीं निभाया था, चाहे वो डिजिटल डोमेन में हो या बड़े पर्दे पर। व्हाट मोटिवेटेड यू टू कास्ट हर?
करण, आई थिंक अनन्या इज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस. मैंने उनकी एक फिल्म देखी थी गहराइयां, और गहराइयां में मुझे एक नई अनन्या दिखी. उनकी परफॉर्मेंस सेंसिटिव थी और साथ साथ एक स्टीली रिजॉल्व था. और मुझे दिलरीत गिल के कैरेक्टर के लिए दोनों क्वालिटीज चाहिए थी, कि वो सेंसिटिव भी है और वो स्ट्रांग भी है. क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है वो इंस्पायर्ड है इंडिया की फर्स्ट फीमेल लॉयर कॉर्नेलिया सोराबजी से. उस समय की जो फीमेल लॉयर्स थी वो दो लेवल पे लड़ाई लड़ रही थी. एक तो वो केस लड़ रही थी और दूसरे लेवल पे मेल बायस से लड़ रही थी. जी. सो अनन्या से जब मैं पहली बार मिला, आई फाउंड दैट शी वाज वेरी ईगर टू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आई थिंक शी हैज डन एन एडमायरेबल जॉब इन द जो कहानी बियॉन्ड जलियांवाला बाग कोई कुछ नहीं जानता था, लेकिन जानने के बाद और बहुत लोगों को ऐसा लगा है पिक्चर देखने के बाद कि एक अंदर से एक गुस्सा था, क्योंकि जो इट वाज वन ऑफ आवर मोस्ट टेरेबल आर्काइव ट्रेजेडीज ऑफ आवर कंट्रीज हिस्ट्री. और आपकी आंखों में वो गुस्सा साफ नजर आया जब हमने आपकी परफॉर्मेंस देखी. तो ऐसा लगा जब आप कहते हैं, वो मैं अभी कह नहीं सकता वो लाइंस, वरना बीप हो जाएगा यहाँ, लेकिन मुझे लगा कि अंदर से वो आवाज आ रही थी. आई थिंक जो सीन मैंने क्लाइमैक्स में किया था उस दिन आप मौजूद थे उधर. जी जी. वो करीबन 14.5 मिनट का सीन था जो इस आदमी ने एक शॉट में लिया था, जहां वो तो आपने बीप की बात बोली है जी. वो जो वर्ड है वो तो अपने आप ही आता है. हाँ. और उसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए. और मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तान ने जब वो फिल्म देखी और वो जब वर्ड आया तो किसी ने भी अभी तक उठ के ये नहीं बोला यार ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए. क्योंकि जिस हिसाब का गुस्सा मेरा था उसी हिसाब का गुस्सा So तब true. तक ऑडियंस का था कि वर्ड नहीं, हम तो उस वक्त गोली मार देते. जी. तो ये वर्ड तो बहुत छोटी सी बात थी. और माधवन, आपका क्या कहना है इस बारे में कि आज तक अंग्रेजों ने माफी नहीं कही हमसे, देयर इज नो सॉरी, और हमने अपनी तरफ से, हमारा लास्ट स्लेट है फिल्म का, इट सेज सॉरी हमारी तरफ से फ्रॉम टीम केसरी चैप्टर 2. व्हाई डू यू थिंक देयर इज नो अपॉलॉजी? उनके इतिहास में इतने सारे कांड वो कर चुके हैं ना दुनिया भर में, तो वो तो सिर्फ माफी मांगते रह जाएंगे. मुझे लगता है कि वो सिर्फ उसी, मतलब काफी टाइम उसी में निकल जाएगा. वो अभी भी विश्वास नहीं करते. जी. क्योंकि जैसे जनरल डायर की ग्रैंड डॉटर ने कहा था, जी, वो अभी भी विश्वास नहीं करते. वो तो अभी भी ये कहते हैं कि वो लोग टेररिस्ट थे, वो लोग लुटेरे थे. लुटेरे इज द वर्ड. टेररिस्ट, लूटर्स. लूटर्स, दे वर लूटर्स. तो फिर क्या कह सकते? बिकॉज कारण जब मैसेकर हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एट अ गवर्नमेंट लेवल उसे दबाने की कोशिश की, जो हमने फिल्म में दिखाई. जो हमने जी, फिल्म में जी, दिखाया है कि उन्होंने एक झूठी अफवाह फैलाई कि जलियांवाला बाग में जो लोग आए थे वो आतंकवादी थे. सो ये क्राइम था गवर्नमेंट लेवल का. तो सॉरी बोलना एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी लेना होगा, जिससे वो नहीं लेना चाहते. वो नहीं लेना चाहते हैं, वो डरते हैं. क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी अगर उन्होंने माफी मांग ली तो फिर भी उनकी इमेज पे धब्बा जरूर लगेगा. जी, क्योंकि जो आज हम कह सकते हैं कि सदियां बीत गई हैं, लेकिन वो बात रह गई है ना, वो बात एक रह गई. और आपने अभी कंस्पिरेसी की बात की, तो सबसे ज्यादा मैं चौंक गया था जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी. किताब के बारे में मैं जानता था कि ये जो डीप रूटेड कंस्पिरेसी जो थी, जो उन्होंने बीट बाय बीट जो जनरल डायर ने चीजें की थी टू मेक श्योर ऑफ द मैसेकर. जैसे हम नहीं जानते थे कि उन्होंने झूठ कहा था कि एक फ्रीडम फाइटर वहां स्पीच देने वाले हैं. जी. फिर उन्होंने चेक किया था वाया प्लेन उड़ा था, कि कितने लोग बाग में हैं. जी. ऐसे बहुत सारी गोरखा और बलूच सोल्जर्स को बुलाया था. और उन्होंने सरदार रेजिमेंट को नहीं बुलाया. जो चीजें उन्होंने बारीकी से डिटेल में की थी टू मेक श्योर दैट इट वाज अ पैक्ड बाग, सो दैट मैक्सिमम किलिंग्स कैन हैपन, ताकि ज्यादा के ज्यादा लोग उस हत्याकांड में मारे जाएं. ये सबसे ज्यादा शॉकिंग था. जब आप डिस्कवर कर रहे थे, वाज इट कमिंग एज अ शॉक टू यू एज वेल? बिग शॉक है. हमें पता ही नहीं था कि मैसेकर का बीट बाय बीट वाज प्लान्ड. उन्होंने दरवाजों पे ताला लगाया था ताकि लोग बाहर ना जा सकें. मतलब मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में एक ऐसा प्री प्लान जेनोसाइड कभी हुआ होगा, बिकॉज ये बहुत ही शॉकिंग था. और एक एक बीट जब हमें पता चली, जब मुझे पता चला जनरल डायर के चाइल्डहुड के बारे में, कि जनरल डायर का गुस्सा अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली फॉर्म हुआ था उनके चाइल्डहुड में, एंड फ्रॉम दैट एज ही हैड दैट एंगर इनसाइड हिम. ये सब बहुत शॉकिंग बात थी. और कारण मेरे लिए सबसे बड़ी शॉकिंग बात थी कि 13 अप्रैल को जब ये हादसा हुआ, 9 अप्रैल को रामनवमी के त्योहार पे हिंदू और मुसलमानों ने साथ में वो त्योहार मनाया और जनरल डायर और ब्रिटिश हुकूमत के सामने आंदोलन किया. तो ब्रिटिश एम्पायर इससे डर गई थी.
उन्हें हमारी एकता हमारी देखी नहीं गई, तो उन्होंने इस एक्शन को जलियांवाला बाग को एग्जीक्यूट। डिवाइड एंड कॉन्कर तो उनकी फिलॉसफी जी, थी ना? जी, जी। वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ ना जी, बने। जी। माधवन, व्हाट डू यू हैव टू से? ये उन अनोखे प्रोजेक्ट में से एक है जहां पे द इंटेंट एंड द इंटेग्रिटी वाज सो हाई ना करण। मुझे ऐसे वाकई में लगा कि आई हैव टू गिव माय वेरी बेस्ट। अब मैं बोलता हूँ इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है। एक ये कि इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो बहुत ज्यादा कमाई आज से जो हमारे में उससे ज्यादा हुआ होगा फॉर श्योर। पर हम ये जानते हुए वो ए सर्टिफिकेट लिए, हमने कहीं नहीं कहा कि बीप हो जाए, क्योंकि हमें पता था कि शायद कम पैसे मिलेंगे, कि इम्पैक्ट खत्म हो जाता। उस ए सर्टिफिकेट की वजह से हमने शायद कुछ ज्यादा अमाउंट, बट हमने कभी वो इंटेग्रिटी नहीं छोड़ा। अक्षय सर, शूटिंग खत्म हो चुकी है, पिक्चर रिलीज होने वाली है, उसके एक हफ्ते पहले मुझे फोन करके कहते हैं कि मैडी वो तुम्हारा जो कैरेक्टर वैसे ही हवा में चला जा रहा है, एंड में हमें एक और सीन शूट करना है तुम्हारे साथ, सो दैट उसका राउंडिंग ऑफ हो जाए। Only a committed actor will do something like that. Who's thinking about the film? क्योंकि इनकी कैरेक्टर तो हो गया, ये ऑलरेडी हीरो बन चुके हैं, पर मेरा कैरेक्टर वो लूज रह जाता। फिर उन्होंने आखिरी सीन फिर से शूट करवाया, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आई एम competing on a professional level with anybody. I'm a huge fan of Akshay sir. He's one of those guys who's legendary in the way his fitness and his performances are. पर on the set हमने कभी एक साथ रिहर्सल नहीं किया, मतलब उन्होंने कभी हमारे को साथ में रीडिंग नहीं करवाई। तो वो एक एज अ कैरेक्टर एक कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है, बस उतना ही था। और शॉर्ट खान होता था, ही यूज्ड टू मेक द होल मूड लाइक रियली लाइटन इट अप विद प्लेइंग जोक्स एंड मेकिंग वीडियोस दैट यू नो वी आर स्टिल लाफिंग अबाउट टुडे। पर ऑन द शॉट, फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट डे में ये शूट कर रहे थे एज एन एक्टर एंड एज अ डायरेक्टर, आई एम सो यू आल्सो फेल्ट मोमेंट्स ऑन द सेट कि व्हेन एन एक्टर इज स्पीकिंग कि वो यू नो यू कैन फील हिज गूज़बम्प्स विद यू। तो मैं बैठा हुआ था उस रो में, अब मैं दूर में देख रहा हूँ कि अक्षय सर वो क्लाइमैक्स के लाइंस बोल रहे हैं, मुझे वहीं पता चल गया ये तो सिक्सर है यार, ये तो मतलब आई वांटेड टू से, मतलब एज एन एक्टर कभी आप किसी और के लाइंस बोल के देखते हो ना कि मैं ये वर्ड ना ऐसा बोलता, एंड द वे ही सेड दैट फोरबिडन वर्ड्स ऑन हर इंटरव्यू, यू जस्ट वांटेड टू गेट अप एंड से that's the thought. Leave the country. Yeah, leave, get out. Yeah, man, that's how it felt, you know. तो वो इतनी homogeneous, बहुत ही integral situation तो था, that competitiveness was, I think, only towards trying to give your best for the character as opposed to against each other. करण, two-fold question. एक है कि पीरियड सेटिंग की फिल्म है, 1919 के बारे में हम कहानी बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली देर आर टू थिंग्स, वन इज डिटेलिंग, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ऑफ द टाइम, एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा आपका ये है, दो चीजें हैं, एक सिनेमैटिक लिबर्टी, व्हेन डज द बक स्टॉप? करण, हमारा बहुत ध्यान था उस पे, एंड वी वेंट ऑन अ 1 year स्काउट थ्रू द कंट्री टू स्टडी कॉलोनियल बिल्डिंग्स, वी स्टडीड कॉलोनियल कोर्ट्स, एंड देन वी कुड क्रिएट आवर सेट। फिर हमने एक हिस्टोरियन को एम्प्लॉय किया, उनका नाम है हरलीन सिंह, ही हैज डन हिज PhD इन कॉलोनियल हिस्ट्री, उनसे हमें बहुत इनपुट मिले। तो एज फार एज गेटिंग द लुक राइट, आई वाज ब्लेस्ड टू हैव अ ग्रेट टीम। रही बात आपकी सिनेमैटिक लिबर्टीज की, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हम एक कोर्टरूम ट्रायल जो महीनों चला उसे अडेप्ट कर रहे थे 2 घंटे के नैरेटिव में, और जब आप वो करते हैं तो आपको टाइमलाइंस कंप्रेस करने पड़ते हैं, आपको कैरेक्टर्स कंबाइन करने पड़ते हैं, तो हमने किया। पर हम चाहते थे कि हमारा ये कोर्टरूम ड्रामा पूरा देश देखे और पूरा देश समझे, तो उस वजह से वी हैव सिंप्लीफाइड थिंग्स, वी हैव कंप्रेस्ड कैरेक्टर्स, बट वी हैड शंकर नायर्स फैमिली as our constant support. They read the first draft of the script, they saw the first cut of the film, और हम माइंडफुल थे कि हम शंकर नायर की स्पिरिट को मेंटेन करें। हम माइंडफुल थे कि जलियांवाला बाग के अराउंड फैक्चुअल रियलिटीज के साथ हम बिल्कुल टैंपर नहीं करें। करेक्ट। जो हम लोग ने जो जलियांवाला बाग को लेकर जो फिल्म में दिखाया है, वो हमने वही दिखाया है, चाहे जैसे सर कह रहे हैं हमें ए सर्टिफिकेट मिला, बिकॉज वी वांटेड टू शो इट एज ब्रूटली एज इट हैपेंड, एज ब्रूटली एज इट वाज डिपिक्टेड इन द बुक। अक्षय, अगर हम डेटा पे जाएं तो आई थिंक यू आर अ रेयर सुपरस्टार हु एक्चुअली फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स के साथ बहुत ज्यादा 26 वाओ, बाप रे, ये वाह। डेटा मैं 26 नहीं जानता, ही इज द 26th, ठीक है। वो क्या बात है अक्षय जो आपको मोटिवेट करता है एक फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के साथ हमेशा काम करने में? इज इट द फैक्ट कि वो ज्यादा हंग्री है टू सक्सीड, या आपको लगता है कि आप हाथ पकड़ के वो फिल्म को एक जगह ले जा सकते हैं? वो क्या बात है कि यू ऑलवेज टेकिंग चांसेस व्हिच इज ह्यूजली क्रेडिबल? यस, ग्रीड इज वन थिंग। जैसे आप इनका ही एग्जांपल ले लीजिए,
कुछ कर दिखाने की इनकी जो तमन्ना है वो बहुत बड़ी रहती है। और दूसरी बात है यार, ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो नए नए लोग लेके आते हैं, उनको स्थान नहीं मिलता। बहुत कम एक्टर होते हैं जो उनके साथ काम करना चाहते हैं। मैं हम्बली कहना चाहता हूं कि यस, मैंने 26 लोगों के साथ काम किया है और उनमें से 24 लोगों ने मेरे साथ हिट दी हुई है। और आपकी वो फिल्म गुड न्यूज में भी एक्चुअली नया 3 फिल्में जो हैं Good वो News सब है, फर्स्ट फिल्म। केसरी अनुराग सिंह वन भी है। वाज द फर्स्ट हिंदी फिल्म। Yes, yes. राज मेहता गुड न्यूज में पहली फिल्म, फीचर फिल्म। करण त्यागी पहली फीचर फिल्म। मैं जानता हूं कि वो नॉर्मली दूसरे स्टार्स के पास में जाता ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो कहेंगे नहीं यार नया डायरेक्टर है, काम नहीं करते। लेकिन वो रिस्क आपने हमेशा लिया है और वो काबिले तारीफ है, क्योंकि ऐसा होता और नहीं है एक और normally। बात भी है, लेट मी ऑनेस्टली टेल यू, बड़े लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं, सो ये भी होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपने बोल रहा हूँ, बहुत- सच्ची बहुत बोल बड़े रहा हूँ। डायरेक्टर्स के साथ आपने नहीं काम नहीं, किया। मैं आपको बता रहा हूँ वो अलग आगे आगे जाते जाते हुआ, बट व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, मेरे शुरुआत के करीबन 8 से 10 साल कोई बड़ा काम थोड़ी करना चाहता था। मैंने फिल्में ऐसी ऐसी की हैं, अगर मैं आपको किस्से सुनाऊंगा तो आप शायद पागल हो जाओगे। मेरे एक फिल्म की थी मैंने जिसका नाम था डांसर। तो उसके अंदर मैंने वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने हुए थे। तो डायरेक्टर बोला कि यार 5-6 शर्टें लाओ, नहीं अलग अलग किस्म की, अलग अलग कलर की शर्ट लाओ, बिकॉज द फिल्म इज कॉल्ड डांसर, सो आई वांट हिम टू वेयर। तो प्रोड्यूसर को बोला, तो प्रोड्यूसर ने पूछा कितनी शर्टें? बोले 4-5 शर्टें। तो प्रोड्यूसर कैमरामैन के पास गया, उसके कान में कुछ बोला। कैमरामैन ने बोला अच्छा। कैमरामैन गया डायरेक्टर के पास, कौन से कलर की शर्ट चाहिए? बोले ग्रीन। ग्रीन? कसम से कह रहा हूं 25 पैसे के 6 जिलेटिन पेपर आए थे ग्रीन कलर के और लाइट के ऊपर लगा दिए गए थे। मैं ग्रीन, मेरी शर्ट ग्रीन, मेरी जीन्स ग्रीन, मेरे जूते ग्रीन, मेरा चेहरा ग्रीन। हाँ। डायरेक्टर देख रहा है, वो एंजॉय कर रहा है ये। नहीं एंजॉय नहीं कर Enjoy रहा, नहीं उसको वो क्या बोलेगा? तो ऐसे हर कलर के साथ किया। अब रेड लगाओ। 1 रुपए के अंदर उसने 4 शर्टें पहना दी मुझे। बट दैट इज वेयर, वहां से मेरी शुरुआत थी। बट दैट इज फिल्म मेकिंग। मुझे याद है मैं एक फिल्म में बैंकॉक गया था शूटिंग करने, 2 कैमरा लेके 2 यूनिट में। कितने लोग होने चाहिए? बहुत सारे, कोई हम 50 12 थे। 12 मेरे को मिला के, हीरोइन को मिला के 12। तो आप खुद क्या पकड़ के बैठ जाते थे क्या? नागरा, तब तो याद है नागरा नागरा, होता? हाँ। तो नागरा खुद चालू करते थे, आके डांस करते थे, ऑफ करते। देयर वाज नो नागरा, नागरा वाला नहीं था, सिर्फ एक फोकस पुलर था और एक लाइटमैन, और मैं हीरोइन, डायरेक्टर। एक जगह असिस्टेंट है, वो वहां शूटिंग कर रहा है दूसरे कैमरे के साथ। बट दैट इज हाउ वी लर्न फिल्म्स, हाउ वी केम इनटू फिल्म, हाउ वी रियलाइज द वैल्यू of time, what a producer has to go through. Yeah. This I learned from your father. Be a producer's actor. Yeah. This is, he used to say it, and in Mehboob studio only. He was shooting with Juhi Chawla and Shah Rukh. Yeah, डुप्लीकेट के लिए। हाँ। डुप्लीकेट की शूटिंग थी। यश चोपड़ा जी से हमने सीखा था, अगर बजट हिट तो फिल्म हिट। हाँ, ही ऑलवेज से फिल्म कभी नहीं फ्लॉप होती, फिल्म बजट कभी फ्लॉप बजट होती है। फ्लॉप होता है। चलिए, 4 साल का लंबा सफर, स्पेशली अगर मैं आपकी बात करूं करण, कि ये फिल्म आपके रवों में है। इतना सारा प्यार, मोहब्बत, इज्जत मिली है फिल्म को। बॉक्स ऑफिस में बहुत कमाया है। इट्स नियरली 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। और बहुत ऐसी कम फिल्में होती हैं जिनको प्यार, इज्जत और पैसे Correct. सब मिल जाता है। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है सिनेमा में। तो पहले तो आप सबको बहुत बधाई हो। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा एक रिएक्शन था, अक्षय, अगर मैं आपसे शुरू करूं, वो एक इमोशन या एक रिएक्शन जो मिला आपको जब केसरी चैप्टर 2 रिलीज हुई, जो वाकई आपके दिल को छू गई और आपके साथ रह गई? My wife, योर वाइफ। yeah, when she went and saw it, she just looked at me and she said, very rarely she says that, I'm very proud of you. I love this film. And at the same time, the same breath, she said, but are you sure? लोग थिएटर में आएंगे देखने क्योंकि इट्स अ वेरी हाईली कंटेंट फिल्म। कोई इसमें कॉमेडी नहीं है, ना कोई गाने का स्कोप, ना कोई एंटरटेनमेंट का स्कोप। तो मैं बोला देखो, मेरे जो प्रोड्यूसर हैं करण जौहर, उनकी ये कन्विक्शन है कि
this film should come. So I think I'll go with the conviction because I've never seen Mr. Karan Johar talking about his own production any film. जब आपने एक इंटरव्यू दिया था, that interview stayed in my head. जब आपने कहा था ये धर्मा की बेस्ट फिल्म मुझे लगी थी, तो वो जो लाइन थी तो मेरी भी एक वो जागी थी कि यार नहीं, लेट्स पुट इट इन द थिएटर. नहीं, लड़ना है. यू हैव टू फाइट इन टुडेज वर्ल्ड. इतनी अच्छी पिक्चर मैंने इसलिए नहीं कहा कि वो कोई मार्केटिंग की लाइन थी या मुझे लगा कि मेरे कहने से लोग बिलीव कर लेंगे और आ जाएंगे सिनेमा हॉल में. वाकई वो मेरी अंदर की फीलिंग थी कि इट्स वन ऑफ द प्राउडेस्ट फिल्म्स मेड बाय मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी खुद एक्टर हूँ. पता लग जाता है जब ये पब्लिसिटी के लिए कह रहा है या ओरिजिनल कह रहा है. बिकॉज जो टोन से आवाज निकली थी ना, वो वाकई में थी कि वो अंदर से दिल से निकली थी. मैडी, वाज एनी रिएक्शन दैट स्टेड विद यू? या मैंने बहुत सारी फिल्में कर चुका हूँ, मुझे पता है रिलीज होने से पहले कि किसमें कितना दम है. पर ये मैं बहुत ही अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ कहूंगा क्योंकि मैं अक्षय सर के साथ बैठ के पहली बार ये फिल्म में, मुझे पता था जब इसने ये मेरे साथ बैठ के फिल्म देख रहा था, पहली बार देख रहा था, मैं कह रहा हूँ जब बीच में ऐसी कुछ सीन आया, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहता बन गया काम. क्या हुआ भाई? बन गया. आई एम टेलिंग यू, मतलब जब से वो जलियांवाला बाग सीन शुरू हुआ तब से लेकर ही हैड टू कंसोल मी. आई वाज क्राइंग. आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब मेरे को शर्म आ रही है कि मैं अपनी फिल्म में इतना रो रहा हूँ. मेरे बगल में हमारी होस्टेस बैठी हुई है, मेरे बगल में ये बैठे हुए. मतलब द ऑनेस्टी ऑफ द फिल्म वाज सो मच that I remember going out at the interval and saying इसको ऑस्कर के लिए भेजो सर, ये तो मतलब ये लेगेसी फिल्म है. करण, what was your favorite post viewing experience? वो कौन सी बात थी, वो कौन सी रिएक्शन थी जो बाकी आपके साथ आज तक रह गई? I would also say my wife, who's also a lawyer, so for her liking the film was, क्योंकि वो लॉयर है, वो लॉयर है, वो भी वकील है जी. और and your mother, and when my parents, and my your parents, mother, I still remember your father and mother दिल्ली में. yeah, so and they have seen the film at least 10 times now. एक बार वो एक नॉर्मल थिएटर में गए देखने, उन्होंने फिल्म देखी और फिल्म खत्म हुई तो उन्होंने लोगों को पूछा आपको फिल्म कैसी लगी, तो लोगों ने कहा बहुत अच्छी. तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि ये इस फिल्म का डायरेक्टर मेरा बेटा है, तो उन लोगों ने मेरी मम्मी के लिए तालियां बजाई. अरे वाह. इन अ नॉर्मल थिएटर. सो एंड शी टोल्ड मी शी वाज क्राइंग. सो I these will be the feelings that will stay. When did you know Karan? I think जब पहली बार मैंने फिल्म देखी थी तो जब करण एडिट रूम के अंदर आया तो he saw I was physically like I was emotionally like you could see in my face I was moved और बहुत मैं चौक actually वो जब वो लास्ट बिट्स में वो जो लाइंस आते हैं ना और वो लास्ट वर्ड जब आ गया ना, सॉरी, it's like it was a combination of all the emotions I had felt right through the film. तो वाकई I thought I was going to break down. तो मैंने जब, और बहुत रेयरली ऐसा होता है, जो भी डायरेक्टर्स मेरे साथ काम करते हैं वो जानते हैं कि मेरा वो रिएक्शन होता क्या है जब वो एडिट रूम में अंदर आते हैं. क्योंकि मैं फेक उनके साथ कभी नहीं हो सकता. मैं दूसरे ट्रायल शोज पे गया हूँ, बहुत फेकली मैंने हक किया है, कहा फैंटास्टिक वाह और चला गया हूँ मैं घर. वहां मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो जो है ना, सर्कल ऑफ ट्रूथ. करेक्ट. वहां आपको सच बोलना पड़ता है क्योंकि सिर्फ आप जानते हो कि फिल्म कैसी है और डायरेक्टर को भी जानना चाहिए कि वो उसने कैसी फिल्म बनाई है. उस पल में मेरे पास गले लगाया एंड आई हैड टीयर्स इन माय आईज और मुझे पता चल गया था ये बहुत खूबसूरत फिल्म है और ये जब भी रिलीज होगी, जहां भी रिलीज होगी, जो भी देखेगा वो गर्व के साथ कहेगा कि ये कहानी जो है ये वाकई वो कहानी है जो हिंदुस्तान को ही नहीं पर जहां भी हो इस दुनिया में उसे ये फिल्म जरूर देखनी है. एंड वी स्टिल वांट देयर अपॉलॉजी. वो मेरा इस इंटरव्यू का भी एक क्लोजिंग थॉट है. अभी भी मैं चाहता हूं कि वो अपॉलॉजी हमारी तरफ आए. And I just knew it. I knew it in my veins that this film will connect, and it has. Closing thoughts before we wrap this up. Karan, starting with you. It's been quite a journey. Yeah, quite a journey. I am just very happy, overwhelmed with the reaction. I just want Star Gold पे जब फिल्म आए, लोग इस फिल्म को देखें और लोग देखें और हमारी फिल्म just goes from strength to strength. क्योंकि जितने ज्यादा ऑडियंस देखेगी उतना ज्यादा हमें भी एक गर्व होगा कि हमारी फिल्म हैज हैड मैक्सिमम eyeballs. So thank you, Maddie. Closing thoughts. For me, it has been a complete privilege and an honor working with you, Dharma, for the first time, and Karan, working with Akshay sir for the first time. This dynamite of a talent, and the rest of the people. There are very few films that you have all fond memories of. और गर्व से आप हमेशा कहोगे कि यार केसरी का मैं हिस्सा था. फिल्म का टाइटल हम काफ़ी दिनों तक नहीं डिसाइड कर पाए थे
और फिर टाइटल की बात हमने नहीं की कि काफी ज्यादा आई थिंक बातें हुई थी 4 साल तक देयर वाज नो टाइटल। एंड आई टेल यू, जब हम गुरुद्वारा का सीन कर रहे थे, दैट इज व्हेन अक्षय सर केम अप विद द आइडिया दैट लेट्स कॉल इट केसरी। जी हाँ लेट्स कॉल, और उसमें जो हमने सर यू नो दैट स्कार्फ दैट वी Correct. टाई, हाँ. और हमने उसका कलर चेंज किया लास्ट मिनट पे बिकॉज़ ही सेड लेट्स गेट अ केसरी कलर स्कार्फ। क्या बात है। Well, That was the Akshay. moment. I think title बहुत खूबसूरती से जाता है and it opens up chapters, brave chapters, you know, told in the archives of our Indian history. We will not demean this by calling it a franchise because I think ये वाकई chapters हैं. जो Correct. it's not a franchise, these are chapters of history. इंडियाज Yeah. चैप्टर। अक्षय, closing thoughts आपका क्या ख्याल है? एक्टर के जिंदगी में ऐसी स्क्रिप्ट बड़ी मुश्किल से आती है जी जो एक यादगार बन के रह जाती है, तो ये उन स्क्रिप्टों में से हैं। हम सुबह 4 बजे लंदन में बैठते थे क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा था वहाँ, 8 सवा 8 बजे मुझे जाना होता था, तो 4 से लेके 7-8 बजे तक हम बैठते थे। बहुत सारी यादें हैं। बहुत बहुत सारी बहुत सारी। मैं कहना चाहूंगा कि अक्षय सर वाज आल्सो अ राइटर ऑन द फिल्म विद अमृत एंड मी, मतलब वी हैव रिटन द होल फिल्म टुगेदर। नहीं, आई थिंक ये बहुत कम लोग जानते हैं और मैं एक्चुअली ये बाय एक्सपीरियंस कहना चाहता हूँ कि 4 और 5 बजे लोगों को जाना पड़ता है, लेकिन अक्षय का कंट्रीब्यूशन हर स्क्रीन प्ले में बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो बहुत वक्त देते हैं। सब कहते हैं कि आई नो अक्षय ने बहुत सारी फिल्में की हैं, बट वो हर फिल्म में बहुत ज़्यादा मेहनत, जोश और जुनून के साथ आते हैं और बहुत सारा वक्त देते हैं उस डायरेक्टर्स को। मैं जानता हूँ राज मेहता जब पहली फिल्म बना रहे थे गुड न्यूज़, आई नो हाउ मेनी आवर्स ही हैज सैट। शशांक और राज जाते थे, रोज वो लाइंस बदलते थे, स्क्रिप्ट उन्होंने बदला है, फिल्म को बेटर बनाया, बेहतर बनाया। तो आई थिंक अक्षय, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ बिलीवर इन न्यू टैलेंट एंड ग्रेट स्टोरीज। मीन्स अ लॉट टू मी। एंड यही इस फिल्म की खासियत है कि नया टैलेंट भी है, अमेजिंग स्टोरी है। आई थिंक अनटोल्ड स्टोरीज में से दिस वुड बी वन ऑफ द फ्यू रेयर अनटोल्ड स्टोरीज जिसके बारे में लोग बिल्कुल नहीं जानते, एक कतरा नहीं जानते, एक लम्हा नहीं जानते, एक डिटेल नहीं जानते, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आपके अंदर की जो हिंदुस्तानियत है वो जाग जाएगी, एक फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज्म वापस आ जाएगी, एक फीलिंग का गुस्सा भी आ जाएगा आपको, क्योंकि वाकई हम चाहते हैं कि वो अपॉलॉजी हमारी तरफ आए। वी आर ग्रेटफुल टू द टीम ऑफ स्टार गोल्ड। करण, जब भी आप इंटरव्यू करो आप हिंदी में ही करो, आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हो। थैंक यू। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द टीम्स ऑफ स्टार गोल्ड जो हमारे फिल्म का अभी नया घर बनेंगे, और हम चाहते हैं कि इस नए घर में बहुत सारे मेहमान आए और बहुत सारे लोग इस फिल्म को और देखें और सराहें, और बहुत सारे दर्शकों से ऑलरेडी हम मिल चुके हैं, लेकिन देयर इज अ होल फ्लड ऑफ viewers and audiences that need to see the magic, the bravery and the absolute brilliance of Kesari Chapter 2. Thank you very much.